हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्न। नीचे दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला है, मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये सही उत्तर है। दूसरा है, आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ता है तारत्व बढ़ता है। आवृत्ति के बढ़ने से तारत्व बढ़ता है। अगला है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। इसका उत्तर रहेगा 17 मीटर। ध्वनि संचरण संभव नहीं है निर्वात में। निर्वात मतलब होता है जहाँ पर वायु नहीं है, वहाँ पर ध्वनि संचरण संभव नहीं है। अब आता है आयाम तथा आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। तो हमने सीखा में दिया है, देखिए, कंपन करती वस्तु अपने माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे कहते हैं आयाम। उसे कहते हैं आयाम। और प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को कंपन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। ये आपके बुक में दिया है, इसको देख के लिख लेंगे। अब है अगला प्रश्न है, आप प्रयोग द्वारा कैसे दर्शाएंगे कि ध्वनि का संचरण गैसों में हो सकता है। तो इसका उत्तर देखिए कैसा बनेगा। पुस्तक में दिया है, ये देखिए, पुस्तक में दिया है यह वायु का प्रयोग है, ठीक है। इसी प्रयोग में चित्र यही रहेगा। इसी प्रयोग में मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसको उस प्रकार से लिखना है, ठीक है। उत्तर रहेगा, आवश्यक सामग्री, एक बेल जार, ये दिख रहा है चित्र में, विद्युत घंटी, वायु चूषक यंत्र, ठीक है। क्या करेंगे, वायु चूषक यंत्र से बेल जार से पूरी वायु को बाहर निकाल देंगे और इसी वायु चूषक यंत्र से, ठीक है, अब हम कोई गैस भर देंगे और गैस भरने के बाद विद्युत घंटी को हम चालू करेंगे और उसका आवाज़ स्पष्ट सुनाई देगा। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि का संचरण गैसों में भी हो सकता है। प्रयोग वही रहेगा जो बुक में दिया है, लेकिन उसको लिखना है, मैं जो बोला हूँ वैसा लिखना है। यहाँ पे हम वायु भरते हैं इस प्रयोग में, ठीक है, लेकिन यहाँ वायु नहीं भर के, मतलब यहाँ वायु निकालते हैं हम लोग इस प्रयोग में, लेकिन हमको इस प्रयोग में यहाँ भरी हुई वायु को बाहर निकाल के गैस भरना है और गैस भर के चालू करना है विद्युत घंटी को, और घंटी स्पष्ट सुनाई पड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि गैसों में ध्वनि का संचरण होता है। अब अगला प्रश्न है, स्वर और सुस्वर में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैं इसका व्हाट्सअप भेज दूंगा, लेकिन एक बार उत्तर सुन लीजिए। पहला सुनिए, स्वर बुक में दिया भी है, लेकिन इसको लिखना है, मैं जो बता रहा हूँ उसके अनुसार लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वैसे लिखेंगे। स्वर, पहले दो कॉलम बना लेंगे, एक स्वर का दूसरा सुस्वर का। तो स्वर में लिखेंगे, जो ध्वनि कानों को अप्रिय लगे उसे कहते हैं शोर, ठीक है। जो ध्वनि कानों को अप्रिय लगते हैं उसे कहते हैं शोर, और जो ध्वनि कानों को प्रिय लगते हैं उसे कहते हैं सुस्वर ध्वनि। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, अनियमित कंपनों से शोर उत्पन्न होता है और नियमित कंपनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे सुस्वर ध्वनि कहते हैं। ये दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर लिखना, शोर में बंदूक की गोली की आवाज़, शेर के दहाड़ने की आवाज़ आदि, ये सब शोर है। सुस्वर में लिखना किसी वाद्य यंत्र का आवाज़, कोयल की बोली आदि, ये सब क्या है, सुस्वर ध्वनि है, ठीक है। ये हो गया। अगला प्रश्न है कि पर्दों से सजे किसी बड़े कमरे में बगैर पर्दे के कमरे की अपेक्षा ध्वनि अधिक स्पष्ट सुनाई देती है, क्यों। इसका उत्तर सुन लीजिए। पर्दे ध्वनि के परावर्तक नहीं होते, अतः जिससे ध्वनि बाहर नहीं जा पाती तथा स्पष्ट सुनाई पड़ती है, जबकि बगैर पर्दों के कमरे में परावर्तन है। इसलिए पर्दों से सजे किसी बड़े कमरे में बगैर पर्दों के कमरे की अपेक्षा ध्वनि अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। यह है इसका उत्तर, ठीक है। आपका जो अध्याय 10 पूरा होता है। अब अगले वीडियो में अध्याय 11 पढ़ेंगे। अर्धवार्षिक में अध्याय 10 तक आएगा।